नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब पर शांति बनी रहे। आज मैं आपके लिए 2023 में रिलीज हुई सबसे मशहूर फिल्म द गर्ल हू लेकर मेरे परिवार कृपया हमारी मदद करें और वीडियो को लाइक करें बिना कोई वक्त गवाए। चलिए फिल्म की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत कारा रॉबिन्सन के अपनी दोस्त जेस के घर पर जागने से होती है। आज दोनों लड़कियां झील पर जाने वाली हैं, लेकिन पहले जेस को फूलों में पानी डालना और नहाना है। वह कारा से मदद मांगती है ताकि वे जल्दी निकल सकें। कारा बाहर जाकर फूलों को पानी देने लगती है। तभी एक अजनबी आदमी गाड़ी से उतरता है और उसकी तरफ बढ़ता है। वह बंदूक निकालकर कारा को धमकाता है और उसे जबरदस्ती अपनी कार में बैठा लेता है। जेस नहाकर बाहर आती है, लेकिन कारा को वहाँ नहीं पाती। इस बीच वो आदमी एक सुनसान जगह पर कार रोककर कारा को बांधने की कोशिश करता है। जैसे ही वो रस्सी लेने के लिए कार की डिग्गी खोलता है, कारा भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी गोली चला देता है, जिससे डरकर कारा वही रुक जाती है और उसकी बात मानने लगती है। वह उसके हाथ बांध देता है और मुंह में कपड़ा ठूंस देता है ताकि वह चिल्ला न सके। जेस तुरंत कारा की माँ को फोन कर बताती है कि कारा गायब हो गई है। उधर वह आदमी कारा को अपने घर ले जाता है। वह उसका मुंह खोलता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर वह उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसके परिवार के बारे में पूछता है। वह यह भी पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। कारा झूठ बोलकर कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड रयान है। इसके बाद वो आदमी कारा से कहता है कि उसे डैडी बुलाना होगा और फिर बंदूक निकाल लेता है। रात में वह आदमी कारा से कहता है कि वह बिस्तर पर लेट जाए। वह खुद भी उसके पास बैठता है और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगता है। फिर वो कारा को अपने साथ नहाने पर मजबूर करता है। दूसरी ओर कारा की माँ पुलिस को फोन कर मदद मांगती है, लेकिन पुलिस अफसर कहता है कि शायद लड़की खुद घर छोड़कर चली गई होगी और जल्द ही वापस आ जाएगी। मगर कारा की माँ को यकीन है कि उसकी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह आदमी कारा को अपनी टी शर्ट पहनने के लिए देता है और फिर पूछता है कि वह किस स्कूल में पढ़ती थी। कारा चुपचाप उसके बारे में सारी जानकारी लेने की कोशिश करती है। वह आदमी फख्र से बताता है कि वह बचपन में बहुत होशियार था और नेवी में काम कर चुका है। दोपहर में वे दोनों साथ में टीवी देखते हैं। कारा को एक पिंजरा नजर आता है जिसमें कुछ जानवर बंद है। वह उस आदमी से पूछती है कि क्या वह उन्हें देख सकती है। शाम को वह आदमी कहता है कि वो डिनर बनाएगा, लेकिन कारा खाने से मना कर देती है। इससे वो नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे उसके हर आदेश को मानना होगा। कारा कहती है कि वो किचन साफ कर सकती है, जिससे उसे भरोसा हो जाए। जब वो सफाई कर रही होती है, तभी उसे फ्रिज के पास एक कैलेंडर दिखता है। वह वहाँ लिखे हुए शब्दों को याद करने की कोशिश करती है। वह आदमी बस उसे घूरता रहता है और फिर उसे अपनी टी शर्ट उतारने के लिए कहता है। उधर कारा की माँ पुलिस स्टेशन पहुँचती है और शेरिफ से कहती है कि उसकी बेटी खुद से भागी नहीं है। वह उनसे तलाश शुरू करने की विनती करती है, मगर शेरिफ कहता है कि चिंता मत करो, लड़की जल्द ही वापस आ जाएगी। रात में कारा देखती है कि वह आदमी एक अजीब सा डिब्बा खोल रहा है। फिर वह उसे बिस्तर पर लेटने और बिल्कुल चुप रहने को कहता है। वह उसे रस्सी से बांध देता है और फिर सो जाता है। सुबह कारा जल्दी उठती है और अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करती है। फिर वह धीरे धीरे खड़ी होती है और दरवाजे की ओर बढ़ती है। वह चुपचाप दरवाजा खोलती है और बाहर भाग जाती है। कारा सड़क पर आती है और गुजरती हुई एक कार को रोकती है। वह दो आदमियों से उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहती है और उनसे उस अपार्टमेंट का नंबर याद रखने को कहती है जहाँ से वह भागी थी। कारा पुलिस स्टेशन जाती है और अफसर को बताती है कि किसी ने उसे जबरदस्ती कैद कर लिया था। वह अपना नाम बताती है और समझाती है कि वह कैसे बच निकली। लेफ्टिनेंट रोलैंड कारा से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था। वह बताती है कि एक अजनबी आदमी ने उसे कल अगवा किया था, बंदूक तानी थी और उसे नुकसान पहुंचाया था। सार्जेंट जेनिंग्स उन दो आदमियों से पूछता है जिन्होंने कारा को लाया था कि उन्होंने उसे कहाँ पाया था, मगर वे सिर्फ गली का नाम बता पाते हैं क्योंकि वे अपार्टमेंट नंबर याद नहीं कर सके। लेफ्टिनेंट रोलैंड कारा को बताता है कि उसकी माँ 18 घंटे पहले पुलिस के पास आई थी। वह उसकी माँ को फोन कर बताता है कि कारा मिल गई है। पुलिस अफसर कारा से पूछता है कि क्या उसे याद है कि अपहरणकर्ता का अपार्टमेंट कौन सा था। कारा कहती है कि उसे ठीक से याद नहीं, लेकिन वह जाकर
पहचानने की कोशिश कर सकती है। लेफ्टिनेंट कहता है कि इससे पुलिस की काफी मदद होगी। वे उस जगह पर जाते हैं, लेकिन कारा को याद नहीं आता कि कौन सा अपार्टमेंट था, क्योंकि सारे घर एक जैसे दिखते थे। पुलिस एक आदमी को चलते हुए रोकती है और उसे संदिग्ध का हुलिया बताती है, लेकिन वो आदमी कहता है कि इस इलाके में वैसे दिखने वाले बहुत लोग हैं। कारा गाड़ी से बाहर आती है और किसी को बताती है कि उसके किडनैपर के घर में बहुत से जानवर हैं और दीवार पर एक बड़ा भेड़िए का पोस्टर लगा हुआ है। ये सुनकर एक आदमी तुरंत समझ जाता है कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं। वह पुलिस को अपार्टमेंट नंबर बताता है और पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। कारा की माँ पुलिस स्टेशन पहुँचती है और गुस्से में होती है कि उसकी बेटी को एक क्राइम सीन पर ले जाया गया, लेकिन कारा वापस आकर उसे समझाती है और उसका दिल हल्का कर देती है। शेरिफ संदिग्ध के अपार्टमेंट पर पहुंचता है और अपनी टीम को हमले की तैयारी करने के लिए कहता है, लेकिन संदिग्ध किसी तरह वहां से भागने में सफल हो जाता है। सार्जेंट जेनिंग्स कारा से कहता है कि वह उस आदमी के बारे में जितना जानती है सब कुछ बताए। कारा बताती है कि कुछ साल पहले वह आदमी नेवी में था और उसकी बीवी इस वक्त डिज्नीलैंड में है। वह ये भी बताती है कि उस आदमी के पास क्लाइड नाम का एक तोता है। साथ ही वह पुलिस को उसके डेंटिस्ट का नाम और फोन नंबर भी देती है। वह कहती है कि वह आदमी बहुत बेचैन रहता है और एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। सार्जेंट जेनिंग्स हैरान रह जाता है कि कारा को इतनी सारी बातें कैसे याद रहीं। ये जानकारी उस अपराधी को पकड़ने और सजा दिलाने में बहुत मदद करेगी। डॉक्टर कमरे में आता है और बताता है कि कारा की मेडिकल जांच करनी होगी। कारा डॉक्टर और पुलिस से अनुरोध करती है कि वे उसकी माँ को इस बारे में कुछ न बताएं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी माँ दुखी हो। इसी समय पुलिस को एक बॉक्स में महिलाओं के कपड़े मिलते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि कारा अकेली लड़की नहीं थी जो इस आदमी की शिकार बनी। पूरे शहर में संदिग्ध के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। शेरिफ प्राइस पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ कारा की माँ ने रिपोर्ट लिखवाई थी। वह बताता है कि ये आदमी पहले भी कई लड़कियों को उठा चुका है और मार चुका है। कारा उसकी अगली शिकार बनने वाली थी। वह ये समझ नहीं पाता कि शेरिफ स्टेपन ने तुरंत खोजबीन क्यों नहीं शुरू की। कारा जब घर पहुंचती है तो पड़ोसी उसकी मदद करने आते हैं, लेकिन कारा को ये पसंद नहीं आता कि सबका ध्यान उस पर है। सार्जेंट जेनिंग्स उससे कहता है कि उसे इन लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वह उनसे अलग है, बहुत मजबूत और हिम्मत वाली लड़की। घर आकर कारा अपनी माँ से कहती है कि वो शाम को रयान के घर जाना चाहती है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। कारा को समझ नहीं आता कि उसे अपनी जिंदगी क्यों बदलनी पड़े। वो हमेशा डरकर नहीं रहना चाहती। वह अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, लेकिन उसकी माँ बहुत चिंतित होती है और उसे घर से बाहर नहीं जाने देना चाहती। इसी बीच संदिग्ध की पत्नी पुलिस के पास जाती है और कहती है कि उसे अपने पति के बारे में कुछ नहीं पता। उसे नहीं लगता कि उसने कोई अपराध किया है। लेकिन ठीक उसी समय संदिग्ध की बहन पुलिस के पास आती है और बताती है कि उसका भाई हाल ही में उससे संपर्क में आया था और वह अभी एक होटल में छुपा हुआ है। पुलिस तुरंत वहाँ गिरफ्तार करने के लिए पहुँच जाती है। इसी समय शेरिफ स्टेपन कारा के पास आता है, लेकिन कारा उसे देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि उसने उसकी तलाश में मदद नहीं की थी। शेरिफ उससे कहता है कि वह ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश न करे, क्योंकि अपराधी अभी भी आजाद घूम रहा है और वापस आ सकता है। वह उसे बताता है कि इस आदमी ने कई लड़कियों को मार डाला था, लेकिन कारा को कोई डर नहीं लगता। वह शेरिफ से कहती है कि उसे बस अपना काम करना चाहिए। इसी दौरान शेरिफ प्राइस को पता चलता है कि संदिग्ध होटल से भाग चुका है, लेकिन पुलिस उसका पीछा कर रही है और उसे जल्द ही पकड़ लेगी। शेरिफ कारा के घर जाता है और उसे बताता है कि संदिग्ध जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वह कहता है कि कारा को खुद को पीड़ित नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह असल में एक हीरो है। वह उसका शुक्रिया अदा करता है और वादा करता है कि जैसे ही अपराधी पकड़ा जाएगा सबसे पहले उसे बताएगा। बात करने के बाद कारा अपने बॉयफ्रेंड के बेसबॉल मैच में जाने की इच्छा जताती है, लेकिन उसकी माँ फिर से मना कर देती है। कारा फिर दोहराती है कि वह अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीना चाहती है। वो घर से निकलकर बेसबॉल गेम देखने चली जाती है। उधर पुलिस उस अपराधी को ढूंढ निकालती है। कुछ देर बाद एक आदमी सड़क पर आता है और पुलिस उसका पीछा करने लगती है। वे उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो बंदूक निकालकर खुद को गोली मार लेता है। कारा घर लौटती है, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ नहीं बताती। अगले दिन सुबह जब माँ इस बारे में बात करती है तो कारा को बहुत गुस्सा आता है। इसी वक्त शेरिफ आता है और कारा से माफी मांगता है कि उसे
पहले ही जानकारी नहीं दी गई। कारा कहती है कि वह चाहती थी कि वह आदमी उसकी आंखों के सामने जेल जाए, लेकिन शेरिफ उसे समझाता है कि मरने से पहले वो आदमी सब कुछ समझ चुका था और यह कि कारा जीत चुकी थी। कारा को अब कोर्ट में जाकर अपनी बात नहीं रखनी पड़ेगी और उसकी माँ को अब इस मामले की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। शेरिफ कहता है कि उसने कभी इतनी मजबूत लड़की नहीं देखी और अगर वो चाहे तो वो उसे पुलिस में नौकरी पर रख लेगा। फिल्म यहीं खत्म होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।